Assalamualaikum my dear viewers and dear students. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद इरफान ऑफिशियल. एज यू नो कि क्लास 6 स्टूडेंट नंबर 4 मेजर शबीर शहीद की जो ट्रांजेक्शन की वो अपलोड हो चुकी थी. आज जो है ना हम उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करने वाले हैं. तो एज यू नो कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा आंसर दी क्वेश्चन पर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शबीर शरीफ शहीद बॉर्न. कि मेजर शबीर शरीफ शहीद कब और कहाँ पैदा हुए. मेजर शबीर शरीफ वाज बोर्न ऑन अप्रैल 28 1943 इनटू अ राजपूत फैमिली इन कुंजह गुजरात. क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट वाज मेजर शबीर शरीफ टास्क्ड विद एंड हाउ डिड ही कंप्लीट दैट टास्क. ही वाज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरुमुखी खीरा एंड बेरी a village in the Sulemanki sector. How did Major Shabir Sharif fight with the enemy? Write a few sentences. He fought courageously alongside his men and held Indian forces at the bay, and he repulsed more than 15 attempts to recapture lost position. कि उन्होंने जो है ना बड़ी बहादुरी से इंडियन आर्मी का क्या किया था, मुकाबला किया था. What awards did Major Shabir Sharif get for his achievements? He is the only soldier who received both Nishane Haidar and Star-e-Jurrat for his heroism. उनको उनकी बहादुरी पर जो है ना ये दो बड़े निशानात इन तमगा दिए गए थे. Write the names of the soldiers you know who have received the highest military rank of Nishane Haidar. Here are the some names who have received Nishane Haidar: Rashid Minhas, Major Tufail Muhammad, मेजर अजीज भट्टी, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर शब्बीर शरीफ. ये वो जो 5 नाम है जी, जिसमें जो है ना आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर उनके ऊपर लिख सकते हैं. व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री? आई कैन सेक्रीफाइस माय लाइफ फॉर माय कंट्री. के बाद वो कहता है कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं. कि सीधा सा जवाब है कि मैं अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए हर वक्त हाजिर हूँ जी. समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स. के जो सबक की जो समरी है वो क्या कहना चाहती है. कि द ओनली थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस लेसन इज दैट वन शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर वंस कंट्री. के अपने मुल्क के लिए कुछ भी जो है ना वो हमें कुर्बान कर देना चाहिए. सो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो बाज कहा जा रहा था कि आप सिर्फ आंसर दी क्वेश्चन बनाते हैं. साथ में अगला भी पोर्शन हम कर रहे हैं. आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है जी. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें जी. आइए तो चलते हैं अगले. नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है ग्रामर वाला, वोकैबुलरी बिल्डिंग वाला, ग्लॉसरी वाला, उसके ऊपर हम जो है ना बहस करते हैं जी. जी तो दूसरा जो हमारा सवाल है वो है जी, रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. इसको ग्लॉसरी भी कह सकते हैं. अच्छा जी, पहला लफ्ज है एसेट्स यानी कि असासा. a person or thing that is valuable. यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं अगर आप ये चीजें करते हैं तो. कैप्चर टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस यूजिंग फोर्स. ठीक है जी. टेक अ कंट्रोल ऑफ अ प्लेस यूजिंग फोर्स. ये बिल्डिंग एटीसी को आप बीच में स्किप कर सकते हैं. फिर उसके बाद जी fearlessly without being afraid. फिर उसके बाद martyrdom, death of a martyr. courageously showing courage. तो आप इन ब्रेवरी और करेज में से कोई एक कर सकते हैं, लेकिन शोइंग आपको इसमें से लाजमी लगाना पड़ेगा. एज यू नो कि जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सवालों जवाबों के ऊपर होता है. अच्छा जी, ये जो ग्रामर का पोर्शन आ चुका है इसमें है सिमिली. देखे भाई यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है सिमिली, a simile is a word or phrase that compares one thing to another using the words or like or as. देखे भी ये दो चीजों के दरमियान मवाजना करने के लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, दो लफ्ज हैं. एक तो होता है लाइक और एक होता है एज. किसी चीज को तशबीह देने के लिए अगर आप इसको सिंपल से लफ्जों में कहें कि आप उसको किसी के साथ तशबीह देनी हो कि उसकी तरह या उसकी मानंद, ये जो आपका सिमिली है ये उसको डिफाइन करता है. ठीक है ना जी. अगर आप इसको सिंपल से वर्डिंग में लेके आए कि किसी चीज को किसी के साथ तशबीह देना, वो भी वर्ड्स को यूज करते हुए. दो वर्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास, लाइक और एज. इनको यूज करते हुए अगर किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ तशबीह देना या उसकी मानंद करार देना, ये हमारा क्या कहलाता है जी, सिमिली. बोर्ड के एग्जाम में से या किसी भी चीज जगह के ऊपर इसकी डेफिनेशन कभी नहीं आएगी. आपने इसका सिर्फ कंसेप्ट अपने जहन में रखना है. कंसेप्ट क्या है कि अगर
یہ تو دو ورڈز ہیں، صرف یہ دو ورڈز ہوں گے. اگر آپ لوگ سیمیلی پڑھ رہے ہیں تو اس میں صرف اور صرف یہ دو ورڈز ہیں، ایک تو ہے لائک اور دوسرا ہے ایز. ان کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اگر کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یا اس کی مانند قرار دینا، یہ آپ کا کیا ہے؟ سیمیلی ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ایز سافٹ، ایز فوم، ایز ہاٹ ایز فائر. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے کہ آگ کی طرح گرم، کہ فوم کی طرح ٹھیک ہے نا نرم. یہ ساری چیزیں کہ ایز بلیک، ایز کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، بلیک ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہے، اس میں بس نے ایگزامپل دے دی ہیں کہ ایز کلیئر ایز کرسٹل، کے بہت ہی چمکدار. ٹھیک ہے جی، بہت ہی واضح. ایز بزی ایز ابی، کہ مطلب یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی طرح. دیکھیں نا، جب وہ کوئی اپنا کام سر انجام دیکھی ہے چھتے کے اندر سے، وہ اس کا مسلسل کام کیا ہوتا ہے؟ اس چھتے کے اندر سے اپنے اندر جو شہد ہے اس کو بناتے رہنا، اپنے کام میں لگے رہنا. مطلب کسی اور چیز کی اس کو بھنک تک نہیں ہوتی. آئی ہوپ کہ آپ کو سیمیلی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہم یہ جو فکرے ہیں آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ عتیق واز ایز بزی ایز ابی ڈوئنگ ہز اسائنمنٹ، کہ وہ اپنی اسائنمنٹ کرتے ہوئے اس طرح مصروف ہے کہ جیسے شہد کی مکھی اپنے کام میں مصروف رہتی ہے. تو یہ سارے آگے آ گئے ہیں کہ اسے آپ نے خود بنانے ہیں کہ ایز کولڈ ایز آئس، کے برف کی طرح کیا کہتے ہیں سرد. ایز لائٹ ایز فیدر، کے پر کی طرح ہلکا. سویم لائک اے فش، مچھلی کی طرح تیرنا. ایز وائز ایز این اول، کے الو کی طرح عقل مند. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جی آگے ہم آتے ہیں ووکیبلری، فریزل وربس. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر میں اس کو سمپل ورڈ میں یہ کہوں کہ جب آپ کے پاس ایک مین ورب ہوتی ہے، اس مین ورب کے ساتھ یا تو کوئی پریپوزیشنل یا کوئی ایڈوربیل ورڈ ایڈ ہو جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فریزل ورب کہتے ہیں. پھر اس کے اوریجنل میننگ چینج ہو کر کسی اور میننگ میں چینج ہو جاتی ہیں اور وہ ورڈ ایک کمپاؤنڈ ورڈ بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. phrasal verb is a combination of a verb and an adverb or a preposition. For example, shut up. یہاں پہ جو shut ہے یہ ایک مین ورب ہے، اور جو یہ up ہے یہ ایک prepositional word ہے. ٹھیک ہے نا. شٹ کا ویسے مطلب ہے کسی چیز کو بند کرنا، جیسے دروازہ بند کر، شٹ دا ڈور، بند کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہیں. شٹ مین ورب ہے اور آپ پریپوزیشن. اب ہم نے اس کو بنایا کہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ تو ویسے ہی بن گیا، نیو ورڈ بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شٹ اپ یہ فریزل ورب ہے، اور اس کا میننگ جو ہوتا ہے نا کہ چپ کر جاؤ. دوسروں کو جب آپ غصے میں کہتے ہیں نا کہ اپنی بکواس بند کرو، کہ یہ ویسے ہی ہے کہ شٹ اپ، بالکل چپ کر جانا. پھر اس کے بعد ہے جی یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ لک آفٹر. یہ بھی ایک obviously ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے. لک جو ہے نا، لک یہ مین ورب ہے ہمارا. اس کا مطلب ہے کہ نظر آنا، دکھائی دینا. ٹھیک ہے نا. اور جو آفٹر ہے یہ ہمارا کیا ہے جی؟ پریپوزیشنل ورڈ ہے. لک آفٹر کو ملانے کے بعد ہمارے پاس کیا بن گیا جی؟ آفٹر کا معنی ہے کے بعد، اور لک کا معنی ہے نظر آنا. ٹھیک ہے، دکھائی دینا. یہاں پہ جب ہم نے لک آفٹر کیا، اس کو ہم نے کمبائن کیا ورب اور پریپوزیشنل ورڈ کو، یہ ایک بن گیا فریزل ورب گرامر کی روح سے. جب ایک گرامر کی روح سے فریزل ورب بنا، اس فریزل ورب کی مدد سے اس کا میننگ بھی چینج ہو گیا. اب اس کا مطلب ہم یہاں پہ اس کا جو بنتا ہوا کرتا ہے کہ دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا. لک آفٹر جو ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ سے آپ سن لیں کہ مین ورب کے ساتھ کسی پریپوزیشنل یا کوئی ایڈوربیل ورڈ کا ساتھ میں جڑ جانا، اور اس ورڈ کے بننے سے اس نئے ورڈ کا میننگ بالکل سے چینج ہو جانا، بدل جانا، یہ کہلاتا ہے ہمارا فریزل ورب. اس کا میننگ بالکل چینج ہو جائے گا. ایک مین ورب کے ساتھ یا کوئی پریپوزیشنل ورڈ ایڈ ہو جائے گا یا کوئی ایڈوربیل ورڈ ایڈ ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. لیکن آپ سے آگے اس نے کچھ جملے بنا دیے ہیں کہ بلو اپ، پھر اس کے بعد ہے گیٹ اینگری، اور اس کے بعد ہے کیری آن. یہ جو گیٹ اینگری ہے نا، اینگری، یہ ہمارے پاس اینگری جو ہے یہ ایڈوربیل ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. گیٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک مین ورب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. اب گیٹ اینگری کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر غصہ کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا کسی پر.
चिल्लाना। आगे भी है पड़ा एग्री विद, ये आपने अपने खुद से बनाने हैं। एग्री विद है, काम डाउन है, फाइंड आउट है, गिव अप है, होल्ड ऑन है, ये सारी चीजें आप लोगों ने फिर क्या करना है, खुद बनानी है। अच्छा जी, आगे आ गया है इडियम्स। देखिए भी इडियम्स बहुत ही आसान सी टर्म है। ये जो इसके रिटन वर्ड होते हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या पता लगता है कि ये जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो भी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम उसके डेप्थ मीनिंग में जाते हैं तब पता चलता है कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, कि एन इडियम इज अ सीइंग और एक्सप्रेशन, कि ये एक तो कोई कहावत हो सकती है, या फिर तो कोई किसी के तासुरात हो सकते हैं, दैट सेज वन थिंग लिटरली बट मीन्स समथिंग व्हेन एक्सप्लोर्ड इन कंटेंट, सॉरी इन कॉन्टेक्स्ट। तो जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट में जाती हैं तो उसके मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। मतलब ये कि ये तो एक कहावत होती है, ठीक है ना, या फिर किसी के तासुरात होते हैं जो वो अपना इजहार करता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में जाती हैं, जब हमें पता चलता है कि ये कह क्या रहा है, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो वर्ड क्या है। इडियम्स हम इस तरह के वर्ड्स को कहते हैं, ये एक कहावत टाइप होते हैं। आप देखें उसने क्या है कि लेंड अ हैंड, ठीक है। अब लेंड का मतलब है किसी चीज को उधार लेना, ठीक है। अब हैंड का मतलब क्या है, हाथ। अब आप हाथ तो उधार नहीं ले सकते, लेकिन जब आप इसके मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे कि वो कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड हेल्प, यानी कि किसी की मदद करना, किसी को मदद फराहम करना, ये वाली चीजें हैं। अब ये है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है यहाँ पे ये नहीं करेंगे कुत्ते बिल्लियां, ठीक है ना। जब हमारे पास एक तेज बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, तो उसके लिए यही टर्म्स यूज होती है, कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे जो हम कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कहेंगे कि मूसलाधार बारिश होना, इट्स रेनिंग हार्ड, उसने भी मीनिंग में भी यहाँ पे कर दिया है। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। आगे आगे उसके कुछ लिखे हुए हैं, फिर आगे आपका जो एक मेन पोर्शन है वो जी है एडजेक्टिव का। ये शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, आई होप इसमें किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी कि वो अल्फाज जो किसी भी चीज की या किसी नाउन इस्म या इस्म ज़मीर की अच्छाई या बुराई को बयान करे, आप उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि इस्म सिफत। अच्छा, ये लफ्ज एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव है। हम इसको डी जो है ना यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे इसको, एडजेक्टिव्स, ठीक है। आप यही है कि वो किसी इस्म या इस्म ज़मीर की अच्छाई या बुराई दोनों को बयान करना। वो सिफत में उसकी बुराई भी हो सकती है, वो उसकी अच्छाई भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। इसमें उसने कुछ दे दिए हैं। और ये जो जी स्लो आंट, स्लो का मानी ऐसा चलना, और आंट एक नाउन है। स्लो आंट यानी कि ऐसा चलती हुई चींटी। ये उसकी कुछ आप एडवर्ब की एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं। उसमें क्वांटिटी भी आ जाता है, और तादाद को कहते हैं, किसी भी चीज की मिकदार को आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी है, क्वालिटी में आप उस चीज की खूबी को बयान करेंगे। साइज, उसमें आप किसी भी चीज की जिसामत की बात करेंगे। फिर उसके बाद शेप है, शेप में आप उसी एडजेक्टिव की आप शक्ल को बात करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ कलर है, उसमें आप किसी चीज के रंग की बात करेंगे। उसमें देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे दी गई हैं, इसमें कोई इतना बड़ा कोई लेंथी या कोई क्रिटिकल टॉपिक नहीं है, जो कंसेप्चुअल मतलब है कि इसे आम सा टॉपिक है जो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है जी ओरिजिन, ठीक है ना। ये जो है किसी मकाम के नाम को, ये जो है किसी खास चीजें हो जाती है कि आप फलां चीज में फलां मुल्क में रहते हैं, फलां मुल्क में नहीं रहते। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। 2-4 दिनों से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई माय डियर व्यूअर्स एंड द स्टूडेंट्स तमाम को, क्योंकि आपको पता है कि नेट का मसला जा रहा है, जिसमें अपलोडिंग के लिए मसाइल पेश आ रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इस तरह के तमाम तर वीडियोस के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मोहम्मद इरफान ऑफिशियल के साथ। और अगर कोई आप में से भाई यहाँ पे नया आया है तो उसको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना भी हो सकता है वो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और शॉर्ट्स में जो आजकल मैंने जो तरतीब बनाई दी है वो ये है कि रोजमर्रा के अल्फाजात उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी शॉर्ट्स में डाल दिए हैं, वो भी आप रोजमर्रा की इंग्लिश सीख सकते हैं। उसमें आपको हेल्प ये होगी कि आप तकरीबन 15 से 20 30 दिन से 15 या 1 महीने से अंदर अंदर आप
नॉर्मली जो इंग्लिश होती है आम बोलचाल में वो सीख जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूं कि आप शुक्रिया जी।